हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं सामयिकी को, यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है। और इसी संबंध में हम देखेंगे 16 जनवरी 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, कुछ राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, कुछ राज्य समाचारों के बारे में, रक्षा समाचारों के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में, खेल समाचारों के बारे में, रैंक और रिपोर्ट समाचारों के बारे में, पुरस्कार और मान्यताएं समाचारों के बारे में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, रैंक और रिपोर्ट समाचार, पुरस्कार और मान्यताएं समाचार। ठीक है। लेकिन शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, एक छोटा सा असवीकरण है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार से है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा। आइए अब आगे प्रस्थान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की हम बात करें तो अमेरिका ने भारतीय संस्थानों को हटाया, चीनी कंपनियों को एनटीटी सूची में जोड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने अपनी एनटीटी सूची को अपडेट किया है। 3 भारतीय संगठनों को सूची से हटा दिया गया है, जिसमें कि इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण 11 चीनी कंपनियों को सूची में जोड़ा गया है। यह अगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा नीतियों में चल रहे समायोजनों को दर्शाता है। तो देखिए, हम बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बाजार। तो ऐसे में यदि अमेरिका किसी भी देश की कंपनियों पे, संस्थाओं पे कोई भी कदम उठाता है, तो उससे उस देश की कंपनी और संस्थान काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिका में एक संगठन है जिसका नाम है उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो, BIS। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एंटिटी सूची को अपडेट किया है। अब ये एंटिटी सूची क्या है कि अमेरिका में जो कंपनियां व्यापार करती हैं, अगर वो किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता बनती हैं, तो उन कंपनियों को एंटिटी सूची में डाल दिया जाता है। यानी इन कंपनियों की जो व्यापार स्वतंत्रता है वो काफी हद तक प्रभावित होगी। इन्हें काफी हद तक अमेरिकी कानूनों को मानना पड़ेगा और काफी और नई चीजें यहाँ पे होती। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 भारतीय संगठनों जो थे, जिसमें कि आपके इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र शामिल है। इन 3 कंपनियों को तो यहाँ से हटा दिया गया। वहीं पे जो आपकी चीनी कंपनियां थी, उनमें 11 चीनी कंपनियों को इस सूची में जोड़ा गया। तो यानी ये जो खबर है ये भारत के नजरिए से काफी अच्छी है, सकारात्मक है, लेकिन वहीं पे चाइना की तरफ ये थोड़ी सी चिंताजनक खबर बनती जा रही। आइए अब आगे प्रस्थान करते हैं। भारत स्पेन ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के लिए द्विवार्षिक वर्ष घोषित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत और स्पेन 2026 को द्विवार्षिक वर्ष के रूप में मनाएंगे। ध्यान संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति पर होगा। इस पहल का उद्देश्य
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। ड्यूल ईयर में विभिन्न सहयोगात्मक कार्यक्रम और आयोजन भी शामिल होंगे दोनों देशों के बीच, भारत और स्पेन। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीसीआई और मेग्राटी ने यूएई में यूपीआई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यानी कि एनआईपीएल ने यूएई स्थित फिनटेक फर्म मेग्राटी के साथ एक साझेदारी करी है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय यात्रियों के लिए यूएई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन को सक्षम बनाना है, यानी यूपीआई। यह सहयोग यूएई के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में यूपीआई को एकीकृत करेगा। भारतीय आगंतुक यूएई में अपनी पसंदीदा भुगतान विधि का सहजता से उपयोग कर सके। तो देखिए, यदि हम बात करें इसके बारे में, तो जो आपका एनपीसीआई है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरी तरीके से अधीन आता है किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी की एक और आप कह सकते हैं भुजा है, जिसका नाम है एनआईपीएल, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इसने क्या करा, अभी दुबई की एक कंपनी मेग्राटी, जो कि एक फिनटेक फर्म है। अब फिनटेक क्या है? फिनटेक आप यहां भी देख सकते हैं, एक नया टर्म है हमारे लिए, एक नया शब्द है, इसको समझते हैं। देखिए, जब भी लेन देन की जो प्रक्रिया है, जो फाइनेंस है, उसको आप तकनीकी से जोड़ देते हो, यानी टैक्स से जोड़ देते हो, तो उस तरह की कंपनी को हम कहते हैं फिनटेक। यानी जो कंपनियां आपको ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाती। तो मेग्राटी जो है वो दुबई की या यूएई की एक कंपनी है और ये एक फिनटेक फर्म है, यानी कि ये इन्हीं चीजों में कार्यरत है। तो इन्होंने अभी एक साझेदारी करी जिसके तहत जो भारतीय यात्री यूएई में घूमने जाएंगे, अगर वो कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई भी सेवा का आनंद लेते हैं, तो उसके भुगतान के लिए उन्हें अब यूपीआई भुगतान सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी वो यूपीआई के माध्यम से उस चीज का भुगतान कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि यदि भारतीय नागरिकों को दुबई में या यूएई में यूपीआई भुगतान की सुविधा मिलेगी, तो उनकी आवाजाही जो है वो सुगम हो जाएगी, जिससे कि भारतीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है यूएई में, और यूएई की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में भारतीयों का योगदान जाएगा। तो दोनों देशों के लिए ही ये काफी हद तक एक सकारात्मक खबर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के कार्यवाहन को मंजूरी दी। 2025 में 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की कि इस निर्णय का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों को संशोधित करना है। 8वां वेतन आयोग कार्यबल की वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित करेगा और मुआवजा संरचनाओं का समय पर पुनरीक्षण सुनिश्चित करेगा। यह कदम 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल से पहले आता है, जो कि 2026 में समाप्त होगा, जिससे कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही परिवर्तनों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ठीक है, आइए अब आगे प्रस्थान करते हैं। नवी मुंबई में पीएम मोदी द्वारा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर, जिसे 12 वर्षों में लगभग 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। यह आध्यात्मिकता और ज्ञान का संगम है, जिसमें विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं जो समाज की सेवा करने के लिए इस्कॉन के मिशन को दर्शाती हैं। उद्घाटन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण और सांसद हेमा मालिनी सहित प्रमुख हस्तियां शामिल। तो देखिए, यदि हम बात करें नवी मुंबई के बारे में, तो नवी मुंबई जो है ये एक शहरीकृत बसावट है, जो कि मुंबई के ही आसपास बसाई गई है, जिसे कई बार हम मुंबई मेट्रोपॉलिटन इलाके के नाम से भी पुकारते हैं।
तो यहाँ पे इस्कॉन, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो कि वैश्विक कल्याण और कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर स्थापित किया है नवी मुंबई में, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को उद्घाटित किया है। अगर हम बात करें इस मंदिर की विशेषता के बारे में, तो देखिए, इस मंदिर के निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे और खर्चे की हम बात करें 170 करोड़ रुपए की लागत है। इसमें आध्यात्मिकता और ज्ञान के संगम को बनाने के लिए कई सारी ऐसी सुविधाओं का भी संयोजन किया गया है, जो कि इस्कॉन का जो बुनियादी उद्देश्य है, यानी कि समाज की सेवा करना, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवा यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सांसद हेमा मालिनी सहित प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कनुमा पंडुगा 2025 त्योहार की मुख्य विशेषताएं। कनुमा पंडुगा भारत के दक्षिणी राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह संक्रांति त्योहार के साथ मेल खाता है और मकर संक्रांति के अगले दिन पड़ता है। त्योहार मुख्य रूप से गायों और बैलों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जो मनुष्यों, जानवरों और प्रकृति के बीच के बंधन का प्रतीक है। यह सूर्य की उत्तरी गोलार्ध की यात्रा की निशानी है, जो वसंत ऋतु के आगमन और लंबे दिनों की सूचना देती है। तो देखिए, हम बात करें अगर कनुमा पंडुगा के बारे में, तो ये जो त्योहार है, ये काफी हद तक सांस्कृतिक तौर पर मिलता जुलता है मकर संक्रांति के साथ। लेकिन मुख्यतः जहां मकर संक्रांति त्योहार जो है वो केंद्रीकृत होता है उत्तर भारत और मध्य भारतीय राज्यों में, वहीं पे दक्षिण भारतीय राज्यों में आपका कनुमा पंडुगा काफी हद तक मनाया जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से गायों और बैलों को सम्मानित किया जाता है और मनुष्य और जानवर और प्रकृति के बीच का जो एक अनूठा बंधन है, उसे दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने 1975 से लेकर 1977 के आपातकाल के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपाय की घोषणा की। 1 जनवरी 2025 से उड़ीसा के सभी जीवित बंदियों को 20,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशन के साथ चिकित्सा कवरेज और अन्य लाभ भी होंगे। यह कदम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कैद किए गए लोगों को सम्मानित और समर्थन करता है। तो देखिए, आपातकाल जो है वो भारत में 1975 से लेके 1977 के बीच में लागू हुआ था। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उस समय कई सारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया था, बंदी बना के। किस अधिनियम के तहत? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत। ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, इसके तहत। तो उन्हीं लोगों को सम्मानित और समर्थित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन की घोषणा की है, जो कि उन सभी लोगों को मिलेगी जो कि अभी जीवित और उस समय पे वो जेलों में डाले गए थे आपातकाल के दौरान। ठीक है, चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। अब बात करें रक्षा समाचारों के बारे में, तो भारतीय सेना ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया। भारतीय सशस्त्र बल ने 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक प्रमुख सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का संचालन किया। यह अभ्यास भारतीय सेना के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य उच्च तीव्रता को वाले युद्ध अभियानों का अनुकरण करके बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है। अभ्यास में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत रणनीतियां और नवाचारी युद्ध तकनीकें भी शामिल की गई। आगे बढ़ते हैं। भारत का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन एक शक्ति मानक स्थापित करता है। हम बात कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी खबरों के बारे में। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की है।
भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से जलने वाला ट्रेन इंजन विकसित किया है, जो कि वैश्विक रेलवे नवाचार में एक नया मापदंड स्थापित कर रहा है। इंजन जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, भारत की हरित ऊर्जा और सतत विकास में बढ़ती क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है। यह विकास सतत परिवहन के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने उपग्रह को सफलतापूर्वक डॉक किया, विशिष्ट क्लब में प्रवेश किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया है। यह उपलब्धि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाला चौथा देश बनाती है। डॉकिंग प्रक्रिया स्पारडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज इस मिशन का हिस्सा थी। यह मील का पत्थर भविष्य के मिशनों जैसे चंद्रयान 4 और नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी महत्वपूर्ण थी। दूसरी खबर है, पिक्सल और दिगंतरा ने पृथ्वी और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किए। तो 2 भारतीय स्टार्टअप्स पिक्सल और दिगंतरा ने अपने उपग्रहों को एक स्पेसएक्स रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है। यह अग्रणी मिशन कृषि, रक्षा और अंतरिक्ष स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने का भी लक्ष्य रखते हैं। पिक्सल का परसेप्शन उन्नत पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रहों को एक नक्षत्र को प्रस्तुत करता है। दिगंतरा का स्कॉट उपग्रह अंतरिक्ष वस्तुओं की वास्तविक समय में ट्रैकिंग पर केंद्रित। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार के बारे में। स्मृति मंधाना ने भारत का सबसे तेज महिला वनडे शतक जड़ा। भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ तीसरे वनडे में कई रिकॉर्ड तोड़े। हरमनप्रीत कौर की अनुपस्थिति में टीम का नेतृत्व करते हुए मंधाना ने महिलाओं के वनडे में एक भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाया। उसके रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने खेल में उसकी प्रभुत्व को प्रदर्शित किया। मंधाना की साझेदारी प्रतीका रावल के साथ श्रृंखला में भारत के मजबूत प्रदर्शन में योगदान दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन एरिगैसी ने कार्लसन कारुआना के खिलाफ जीत के साथ शतरंज जगत को चौंकाया। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने ऑनलाइन शतरंज समुदाय में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। उसने chess.com द्वारा आयोजित टाइटल मंगलवार साप्ताहिक बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और विश्व नंबर 2 फाबियानो कारुआना को हरा दिया। प्रतियोगिता कड़ी टक्कर वाली थी और एरिगैसी का प्रदर्शन सबसे अलग था। उन्होंने 11 राउंड में 10 अंक हासिल कर इस इवेंट में अपनी श्रेष्ठता साबित की। अब बात करते हैं रैंक और रिपोर्ट्स खबरों के बारे में। भारत 2026 तक दुनिया की सबसे या फिर ये कहें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोड़ने के लिए तैयार। भारत 2026 तक जापान को पीछे छोड़ने के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना में है। यह आशावादी दृष्टिकोण मजबूत जीडीपी वृद्धि, पूर्वानुमानों और रणनीतिक नीति सिफारिशों पर आधारित है। पीएचडी वाणिज्य और उद्योग मंडल ने इन अनुमानों को उजागर किया है। आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करें हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज के बारे में। सिंगापुर ने तरुण दास को मानद नागरिकता प्रदान की। सिंगापुर ने अपने सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान मानद नागरिक पुरस्कार यानी कि तरुण दास को प्रदान किया गया है। तरुण दास भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक हैं। यह पुरस्कार सिंगापुर भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी मान्यता देता है। मानद नागरिक पुरस्कार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों का प्रमाण है। इसी के साथ हमने इन लेक्चर को समाप्त कर लिया। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।